जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SSC हिंदी में। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के एक नए टॉपिक संगम युग यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे नया आया है, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें ताकि नई वीडियो आए और आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संगम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग नयानार अंपार ने किया था। नयानार अंपार ने किया था संगम शब्द का प्रयोग। संगम का अर्थ संघ अथवा परिषद होता है। क्या होता है? संघ अथवा परिषद। संघ का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोगों का समूह जो बना होता है उसे संघ बोला जाता है। जैसे कि भारत क्या है? एक संघ है ना। संघ कैसे बना? यानी कि विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है भारत। तो संघ क्या है कि बहुत सारी चीजों को जोड़कर जो बनता है उसे संघ बोलते हैं। यह संघ कवियों के समागम का संघ था। किसके? कवियों के। अतः तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास का मुख्य स्रोत तोल्कापियम संगम साहित्य है। इसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी के दौरान संकलित किया गया था तथा इसे प्रेम और युद्ध के विषयों के आधार पर व्याख्यात्मक प्रारूप में बनाया गया था। संगम का परिषद या शाही संरक्षण में आयोजित तमिल कवियों की सभा थी। क्या है? संगम पर परिषद या शाही संरक्षण में आयोजित तमिल कवियों की क्या थी? एक सभा थी। ऐसा माना जाता है कि 3 संगम 9,990 वर्षों तक चले और 8,598 कवियों ने इसमें भाग लिया था। इतने वर्षों तक तो ये चला और इतने कवियों ने इसमें भाग लिया था। और 197 पांड्य राजाओं ने इसे संरक्षण दिए थे। नेक्स्ट है संगमों का आयोजन। संगमों का जो आयोजन हुआ वो कैसे हुआ, उस पर बात करते हैं कि प्रथम संगम समिति कहां आयोजित की थी, अध्यक्ष कौन थे, उसके ग्रंथ और विद्वान कौन थे। तो देखिए, स्थल था उसका मैदुरे और इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। ग्रंथ कौन सा था? अक्तियम। और विद्वान कौन कौन थे इसमें? कुन्ने मेरिंद्र, मुरुगबल, मुरजियुर एवं मुदी नागरायर। ये इसके विद्वान थे। द्वितीय जो संगीति आयोजित की गई थी कहां पर? कपाटपुरम या अलवई में। अध्यक्ष कौन थे इसके? अगस्त ऋषि या तोल्कापियर, ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। ग्रंथ कौन सा था? तोल्कापियम। और विद्वान थे बेल्लूर या कापियर, इरंद्रयूर, ये इनके क्या थे? विद्वान थे। तृतीय संगम समिति कहां आयोजित की? स्थल था उत्तरी मैदुर। अध्यक्ष थे नकीर। ग्रंथ था पत्तुपातु, इत्तुगोदुई, पदीनेन कील कणक्कू, ये इसके ग्रंथ थे। विद्वान की बात करें तो अरेनार, कपियार और पर्णर, ये इसके विद्वान थे। संगम साहित्य के मोटे तौर पर 2 समूह में बांटा गया है, एक कथात्मक और उपदेशात्मक। नेक्स्ट है कि कथात्मक ग्रंथों को पदीने कल्ली कणक्कू के नाम से संकलित किया गया है। इसमें 18 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें इतुथोके 8 लंबी कविताओं का संग्रह और पत्तुपातु 10 छोटी कविताओं का संग्रह शामिल है। कथात्मक काव्य में वीरों और युद्धों का महिमा मंडन किया जाता है। वे दक्षिण भारत के 8 राज्यों के गठन का विचार भी देते हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ तिरुक्कुरल और नलदियार से मिलकर कीलकंकु 18 कविताओं का संकलन है। ये ग्रंथ राजा और
समाज के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करते हैं। वे सामाजिक समूहों, व्यवसायों के बारे में भी सलाह देते हैं। अशोक के द्वितीय और 13वें शिलालेखों से दक्षिण भारत के 4 पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है। ये चोल, चेरा या मालाबार के केरल पुत्र, पांड्य और सत्यपुत्र थे। नेक्स्ट है कि खारवेल का हाथी गुंफा कलिंग में तमिल राज्यों का उल्लेख है। यानी खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख कलिंग में तमिल राज्यों का उल्लेख करता है। कौन? हाथी गुंफा अभिलेख जो खारवेल का है और जो है तमिल राज्यों का उल्लेख करता है। अन्य संगम साहित्य क्या है? शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया था। यह है कोवलन, कानगी और माधवी के प्रेम संबंध के बारे में जानकारी देता है। बाद में दक्षिण भारत में एक कणगी पंथ विकसित हुआ। मणिमेखले सीता लेस्तनार द्वारा लिखा गया। इसमें अगली पीढ़ी से शिल्पाधिकारम की कहानी जारी है, जिसमें मणिमेखले माधवी और कोवलन की बेटी है। तोलकापियर द्वारा लिखा गया। इसे द्वितीय संगम काल में लिखा गया था और यह मूल रूप से तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तिरुकुरल, इसे तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया है, जिसमें दर्शन के साथ राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र और प्रेम जैसे विषय शामिल हैं। संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्यों चोल, पांड्य और चेर के बारे में विवरण और उसके बीच प्रतिद्वंद्विता के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? संगम साहित्य में 3 मुख्य राज्य हैं। कौन कौन से? चोल, पांड्य और चेर। अब ये देखो, अगर आप देखा जाए इसमें संगम युग था तो संगम में देखा तो ये वाला राज्य क्या था? चेर का था। ये वाला राज्य पांड्यों का था और यहां पे था आपका चोल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो शास्त्रीय, अगर राजनीतिक शास्त्र की बात करें इनके, तो चोल, इनकी जो राजधानी थी कावेरीपट्टनम, इनके पुहार और उरैयूर कपास व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच राज्य फैला हुआ था। किन नदियों के बीच में? पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच में फैला हुआ था, जिसे चोल मंडलम कहा जाता था। राज्य चिन्ह था बाघ इसका। कावेरीपट्टनम, उरैयूर और अरिकमेडु यानी कि पुडुचेरी चोलों के अधीन व्यापार और उद्योग से प्रसिद्ध केंद्र थे। चोल राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक उरुपहरे इंजलेतीजेनी था, जिसकी राजधानी उरैयूर थी। एलारा सबसे पहला 220 ज्ञात राजा था। उसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और उस पर 50 वर्षों तक शासन किया। करिकाल सबसे प्रसिद्ध राजा था। इसका काल प्रथम 190 ईस्वी माना जाता है। प्रारंभ में करिकाल को पदच्युत करके कैद कर लिया गया था। पत्तुपातुन ने इसे पुनः गद्दी प्राप्त करने का वर्णन है। इसने 2 युद्धों में ख्याति अर्जित की। उन्होंने कावेरी नदी के मुहाने पर बाघ के साथ फुहार पतन का भी निर्माण कराया। वेणिका युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में राजा करिकाल ने पांड्य तथा चेर के साथ 11 राजा उसको पराजित किया था। वह पर नंदलई का युद्ध, वहां पर इस युद्ध में करिकाल ने 9 छोटे शासकों को पराजित किया था। अब आती है पांड्य की बारी। तो इनकी राजधानी थी मुदैर, व्यापार उद्योग का केंद्र था। राज्य की सीमा प्रायद्वीप का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग था। राज्य चिन्ह कार्प यानी कि मछली था। पांड्यों का रोमन के साथ व्यापारिक संबंध थे, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। रामायण और महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है। नेडुजियन अपने राज्य के धन और समृद्धि के लिए जाना जाता था। यह सबसे योग्य पांड्य था। चेर, यह संगमकालीन राज्यों में सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है। चेर शब्द का अर्थ है पर्वतीय देश का होना। इनके पर्वतीय देश। राजधानी थी वंजी या मालाबार। क्षेत्र था पांड्य राज्य का पश्चिम और उत्तर भारत। राज्य चिन्ह धनुष और बाण। उदयन जेरल प्रथम चेर शासक था। उन्होंने महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि धारण की थी। इस वंश का सेनगुटुवन लालचेर सबसे महत्वपूर्ण शासक था। उसने कणगी या पत्नी पूजा प्रारंभ किया था। कणगी पूजा में आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी।
वे चीन के राजदूत भेजने वाले दक्षिण भारत के सबसे पहले राजा थे। उन्होंने अत्यधिक नैतिक या सदाचारी होने की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। गजबाहु उनके पिता श्रीलंकाई राजा थे। कुरुयूर और मुजिरिस पत्तनम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। रोमन मुजिरिस पत्तनम पर बसे थे। इसी स्थान पर रोमन सम्राट अगस्तस का मंदिर बनाया गया था। किसका? अगस्तस का मंदिर, रोमन सम्राट था ये, इसी स्थान पर बनाया गया था। अब यह प्रशासन की बात करें तो संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था, यानी कि जो राजा होता था उसकी संतान होती थी, राजतंत्रात्मक राजा था। राजा का पद वंशानुगत था। सिद्धांतः राजा सर्वशक्तिमान व निरंकुश था, परंतु व्यवहार में राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। अब प्रशासनिक इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई थी इसमें छोटे राज्य। छोटे राज्य जो मिलकर एक बड़े राज्य का, बड़े गांव का, यानी कि छोटे छोटे गांव थे जो ये मिलकर एक बड़े गांव का निर्माण करते थे, और ये बड़े गांव के मिलकर एक शहर का निर्माण करते थे, और ये एक प्रांत का और फिर राज्य का निर्माण करते थे। तो राज्य को क्या बोला? मंडलम बोला गया था। प्रांतों को नाडु, शहर को उर, बड़े गांव को पेरूर और छोटे गांव को सिरूर बोला गया था। राजा के मन्नान वेडन, कोरावन या इरावन कहा जाता था, यानी कि राजा को मन्नान, वेडन, कोरावन या इरावन कहा जाता है। किसको? ये सब नाम किसके लिए विख्यात थे? केवल राजा के लिए विख्यात थे। कहा जाता है वह प्रशासन का केंद्र था। अवैध सम्राट का दरबार था, जो अवैध सम्राट का दरबार था, यानी कि सम्राट के जो दरबार था उसको क्या बोलते थे? अवैध बोलते थे। राजा की सहायता करने वाले 5 महत्वपूर्ण अधिकारी थे। कौन से? सबसे छोटी अगर बात करें तो सबसे छोटा था गुप्तचर, जिसे ओरार बोलते थे, कि क्या होता था? घूम घूम करके सूचनाएं इकट्ठी करता था। इससे ऊपर था राजदूत, जिसे दत्तर बोलते थे। इसके बोलते सेना कमांडर, जो सेना का संचालन कर बोलते, सतरायतियार बोलते थे इसको, सेना कमांडर। इससे ऊपर होता था पुरोहित, जिसे अयान्नर या पुरोहितार बोलते थे, और इससे ऊपर होता था मंत्री, जिसे अमेचार बोलते थे, और मंत्री के बाद होता राजा। यानी कि ये सूचना इसको देता था राजदूत को, राजदूत सेना कमांडर को, सेना कमांडर पुरोहित को, और पुरोहित जो है मंत्री को सारी बताता था, या पुरोहित के जो है सीधे संबंध राजा से भी होते थे। तो ये इस तरह से 5 अधिकारी होते थे इसके दरबार में राजा की सहायता करने के लिए। राज्य के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को नालव कहा जाता है। नालव पेरुनल राजा का जन्मदिन कहलाता था। जिस दिन राजा का जन्मदिन होता था उस दिन उसका होता पेरुनल होता था, क्या कहा जाता है उस दिन को। सेना के सभापति को अनादि की उपाधि दी जाती, इनके सेना के सेनापति को अनादि की उपाधि दी जाती थी। सेना में विल्लार यानी कि धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। संगम काल के युद्ध पद्धति की जानकारी कल्ली बेली साहित्य से मिलती है। सेना चतुरंगनी यानी कि पैदल, हाथी, अश्वरथ थी। यानी जो सेना थी वो चतुरंगनी थी, यानी कि 4 सेनाएं थी। उनके पैदल थी, हाथी थी, अश्वल घोड़े की, और रथ यात्रा थी। रथ यानी कि इन 3 तरह की जो है सेनाएं एक राजा के दरबार में होती थी, राजा के पास होती थी। यानी कि पैदल टुकड़ी होती थी, एक हाथियों पे जो है बैठ कर जाती थी, दूसरा घोड़ों पर बैठ कर जाती थी, और कुछ है रथों पर बैठ कर जाते थे। तो इस तरह की जो है सेना थी, जिसे बोला जाता है चतुरंगनी। सेना को पर्दे कहा जाता है, सेना को पर्दे कहा जाता है। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले वीरों को मारिया की उपाधि दी जाती है। जो यानी कि युद्ध में जो व्यक्ति था वो बहुत अच्छा लड़ता था, अच्छा शौर्य प्रदर्शन करता था, उसको कहता है मारिया की उपाधि दी जाती कि ये मारिया। राजस्व प्रबंधन के लिए क्या थे? क्रय था। क्रय क्या? भूमिकर, एक भूमिकर था ये, जो जमीन पर लगाया जाता था। उल्गु सीमा शुल्क था, जो एक राज्य के दूसरे राज्यों से जो सीमाएं बनती थी उसमें जो शुल्क लिया जाता था उसको उल्गु कहा जाता था। अरबे जबरन उपाय अतिरिक्त मांग को उर्वे कहा जाता है। इरे सामंतों द्वारा दी जाने वाली भेंट, जो राजा को वो सामंत लोग थे जो भेंट देते थे उन्हें बोलते इरे। वरियान कर संग्रह करता, जो कर था जहां इकट्ठा होता था उसको बोलते थे वरियान। अब अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो संगम काल में कृषि, पशुपालन व शिकार जीविका के मुख्य आधार थे। कावेरी नदी डेल्टा के बारे में कहा जाता था कि जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता हो उतनी जमीन 7 व्यक्तियों पर का पेट भर सकती है। यानी कि इस कथन में, यानी कि संगम काल में कृषि, पशुपालन, शिकार, ये 3 जो चीजें थी
क्या थी, ये जीविका के मुख्य आधार थी। यहाँ से ही व्यक्ति के जीवन का मतलब पालन पोषण होता था, यानी कि जीविका का आधार था ये चीजें। पशु कृषि थी, पशुपालन और शिकार करके वे अपना जीवन चलाते थे। कावेरी नदी डेल्टा के बारे में कहा जाता है, यानी कि जो कावेरी नदी का डेल्टा था उसके बारे में एक कहावत थी कि जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता है, यानी कि एक हाथी जब लेटेगा, जितना एरिया जो क्षेत्रफल घेरेगा उतनी जमीन 7 व्यक्तियों का पेट भर सकती है, ऐसा कहा जाता था। यहाँ के लिए एक मान्यता थी। संगम साहित्य में वर्णित क्षेत्र समृद्ध था तथा इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग और व्यापार जैसे आर्थिक गतिविधि संचालित हो रही थी। लोग पुरातन शिकारी मछुआरों के बारे में रूप में विभाजित थे, हालांकि उनके द्वारा चावल का उत्पादन भी किया जाता था। संगम साहित्य में धान, रागी एवं गन्ने की पैदावार का वर्णन किया गया। निम्न वर्ग की महिलाएं जो खेती करती थी उन्हें कैडिसियर कहा जाता था। भूमि को करे कहा जाता था, जो भूमि थी उसको क्या बोला, करे कहा जाता था, जो कि 1/6 था। भूमि को करे कहा जाता था जो कि 1/6 था, यानी कि इतना भाग दिया जाता था कर के रूप में। संगम कालीन मुख्य बंदरगाह 24 बंदरगाह का उल्लेख किया गया है। पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह नौरा, नली संडा, तोंडी, मुसिरी, बंदर जवाजी। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह थे सालियूर, कुरैक, पुहार, उरैयूर, पटुका। पुहार का एक सर्वदेशीय शहर था जिसे कॉस्मोपोलिटन सिटी कहा जाता था। मिरु पेरियारू बंदरगाह में घोड़े आयात किए जाते थे, इनके घोड़े को आयात होता था। अरागरिटिक एक प्रकार के मलमल था, एक प्रकार से मलमल था जिसे निर्यात किया जाता था। उरैयूर मलमल के लिए प्रसिद्ध था। भूमि मापन की इकाई वेली या मां होती थी। निर्यात मसलिन, ग्लास, बीडस, मोती, चंदन, इत्र, काली मिर्च या यवन प्रिया, कछुए के खोल और दवाइयां, पशु और पक्षी, ये कहते हैं निर्यात किए जाते थे ये सब चीजें। आयात में क्या होता था, सोना, चांदी, मूंगा, शराब, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे, कच्चा ग्लास, हाथी दांत, तांबा, तीन, दवा और गुलाम, ये सब क्या थे, आयात किए जाते थे। सोना और चांदी भारी मात्रा में भारत में आयात किया जाता था, जो कि यह दिखाता था कि व्यापार भारत के पक्ष में था। प्लिनी रोमन लेखक अपने नेचुरल हिस्टोरी का 77 सीई में भारत को भारी मात्रा में सोने चांदी का आयात से परेशान होने का वर्णन करता है। टालेमी अपने जियोग्राफिका भूगोल और स्ट्रैबो अपनी पुस्तक जियोग्राफिका भूगोल में भी, ये भी भूगोल की पुस्तक है, जियोग्राफिका भूगोल की, और स्ट्रैबो भी की पुस्तक जियोग्राफिका, इसे ये भी भूगोल की लिखी इसने, ने भी भारत के साथ रोमन साम्राज्य के इस व्यापार असंतुलन का वर्णन करता है। हिप्पालस द्वारा मानसूनी पवनों की खोज ने भारत और पश्चिम के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया था। भू राजस्व विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क और युद्धों के पकड़े गए लूट आय के प्रमुख स्रोत थे। अगर समाज की हम बात करते हैं तो संगम काल के सामाजिक संगठन पर आर्यों की वर्ण व्यवस्था का प्रभाव दिखता था। पुरुन्नार में 4 जातियां कुंडी का उल्लेख मिलता है। इनके 4 जातियों को क्या बोलते हैं, कुंडी बोला जाता है। ये तुडियन, पाणन, परियम तथा कदम्बन थे। इनकी पहचान आर्यों के 4 वर्णों से होती थी। यानी कि अगर हम बात करें 4 तो समाज में पहला शासक होता था, उसके बाद ब्राह्मण, वैश्य और कृषक, ये चीजें थी। यानी कि सबसे छोटी इकाई थी कृषक की, उसके बाद वैश्य आता था, फिर ब्राह्मण और सबसे ऊपर रखा गया शासक को। यानी कि शासक को क्या बोलता, अरासर बोला गया, ब्राह्मण को अंदानर बोला गया, वैश्य को वणिगर और कृषक को विल्लार। नेक्स्ट है संगम कालीन समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ण भेद पर आधारित था, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था नहीं थी और न ही दास प्रथा थी। यहाँ पर ना तो दास प्रथा थी या चतुर्वर्ण व्यवस्था थी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा होता। यद्यपि ब्राह्मण को सर्वोच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त था। यहाँ जाति प्रथा का आधार व्यवसाय ही था और व्यवसाय का आधार विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति पर था। समाज का विभाजन क्षैतिज आधार पर था, न कि वर्ण व्यवस्था की भांति ऊर्ध्वाधर। भूमि अधिकतर विल्लाह जाति के हाथों में थी।
ये दो वर्गों में विभाजित थे, धनी कृषक और भूमिहीन। नेक्स्ट है विभिन्न जाति। अगर जाति और उनका व्यवसाय क्या था, जातियों की बात करते हैं, उनके व्यवसाय की बात करते हैं कि नार एक जाति थी और इनका व्यवसाय था नमक, ये नमक बनाते थे, बेचते थे। प्रदावार ये जाति थी, इन्हें बोला जाता, इनका व्यवसाय था मछुआरा, यानी मछली पकड़ के बेचना। वन्नार धोबी थे, कोल्लार लोहार थे, कुचावर कुम्हार थे, चेट्टी व्यापारी थे, पाणर गायक थे और विदुषी अवैयार थे। मारुत क्षेत्र में वेल्लार या अमीर किसान प्रमुख थे। स्त्रियों के साहस, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता को संगम समाज में मान्यता दी गई थी। अवैयार, नचेलियार और काकड़पोडिनियार तमिल कविताओं को समृद्ध करने वाली काव्यत्री थी। नेक्स्ट है कि प्रेम विवाह संगम समाज में स्वीकार किया गया था, जिनके कोई व्यक्ति किसी प्रेम करता है तो उनको शादी करता है तो उसको भी स्वीकार किया, मान्यता दी गई। फिर भी विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार था, जो विधवा हो जाती थी उनका व्यवहार ठीक नहीं था उनका, क्योंकि सती प्रथा प्रचलित थी, है ना। किसी का भी पति मर गया तो उसके साथ में उसकी स्त्री को जला दिया था, इसको सती प्रथा बोला जाता। कुछ सामाजिक प्रथावर पन्नार, आयनार, कदम्बार, मारवार, पुलयार और प्राचीन टोडा, इरुला, नागा, वेडार आदिवासी समूह भी संगम युग में थे। ये क्या थे? ये सारे आदिवासी युग थे। अब धर्म की बात करें तो मुरुगन संगम युग में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। मुरुगन सबसे इस युग के क्या थे? संगम युग के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और नाडु काल यानी कि नायक पाषाण को भी आमतौर पर सैनिकों की वीरता को याद करते हुए पूजा की जाती थी। कुरिंजी पर्वत रास्ते, मुल्लई जंगल, मुरुदम कृषि, नेमतल तटीय और पल्लई रेगिस्तान 5 प्रकार की भूमि है। ये 5 प्रकार की भूमि के नाम है। पहले का करिंजी जो पर्वतीय रास्ते होते थे, मुल्लई जंगल को बोला गया, मरुदम कृषि को, नेमतल तटीय को और पल्लई रेगिस्तान को कहा गया। 5 प्रकार की भूमि थी जो तोलकाप्पियम में उल्लिखित है। किसमें उल्लिखित है? ये तोलपाक्यम में उल्लिखित है। प्रत्येक प्रकार की भूमि एक अलग गतिविधि और संबंधित देवता के साथ जुड़ी है। प्राचीन तमिल क्षेत्र क्या और देवताओं के नाम? कुरिंजी, मुरुगन इनके शिकार करना, मुलई विष्णु मेयन यानी पशुपालन, मुरुदम है इंद्र, इंद्र से संबंधित जो कृषि के संबंधित थे। नेतल वरुण से संबंधित है, देवता वरुण थे। मत्स्य पालन, नमक निर्माण के लिए जाने जाते थे। पल्लई या पल्लई कोरावई दुर्गा देवी सूखी रेतीली भूमि से संबंधित थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि इस काल में जैन और बौद्ध धर्म का विकास और विस्तार हुआ। संगम काल में शिव, अनंतशाही, विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवताओं की उपासना भी लोकप्रिय थी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।